वो नाराज़ था मगर उदास नहीं था। वो गरीब था मगर उसकी सोच गरीब नहीं थी। वो दिखता शांत था मगर ऊर्जा लिए बैठा था एक ज्वालामुखी जैसी। वो बेटा था मगर प्रतिज्ञाबद्ध था अपने ही उस बाप को तबाह करने को जिसका वो नाजायज़ बेटा था। ये है त्रिशूल फिल्म के नायक का किरदार। पूरी फिल्म में एक जुम्बिश है, एक कशिश है, एक दृश्य है ये फिल्म कि जब इंसान किसी काम को करने के लिए 100% समर्पण करता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, तब कैसे सब घटनाएं उसके हक में होती चली जाती हैं, कैसे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उसके हक में खड़ी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बादौलत शख्स जीवन की हर पवित्र भावना से वाकिफ़ हो, वो बिना प्यार को समझे भी दुनिया से जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक गरीब आदमी प्यार की भावना से वंचित रह जाए, चाहे पैसा ना भी हो। इस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कहानी लिखकर अमिताभ को सुपरस्टार बनाया। इसे बनाने वाले थे मशहूर फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा और ये 1978 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की कहानी में एक आदमी है आर.के. गुप्ता। जवानी में आर.के. गुप्ता को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। दोनों ने प्यार के सपने देखे। आर.के. गुप्ता को किसी ऊंचे घराने से किसी लड़की की शादी का ऑफर मिलता है तो उसके अंदर का बनिया जाग जाता है। उसे तरक्की सूझती है और वो अपनी प्रेमिका को छोड़ देता है। वो खुददार लड़की जिसका नाम शांति था उसे दोबारा शादी करने को नहीं कहती। वो उसे शादी की मुबारकबाद देती है और वहाँ से चली जाती है। उस संसार में जहाँ वो सिर्फ अकेली थी, वो उसके एक बेटे को जन्म देती है। गरीबी में कपड़े सिलाई करके मजदूरी करके बेटे को बड़ा करती है। जब बेटा 25 साल का होता है तो माँ मर जाती है। अब बेटा निकलता है सिर्फ उस बाप को मोहब्बत का सबक देने जिसने मोहब्बत को ठोकर मारकर पैसा चुना था। वो पहुंचता है दिल्ली, जहां उसकी आने वाली ज़िंदगी की कर्म भूमि थी। आर.के. गुप्ता का बड़ा कारोबार है, वो बड़ा बिल्डर है। वो और उसका बेटा शेखर, उसकी बेटी बबली और उसकी पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वाला तूफ़ान कौन है, किधर से आएगा। किसी शायर ने कहा है, लहरें हो पुरसकूं तो गहराइयों में झांकिए, तूफ़ान बदल कर आते हैं सूरत कभी कभी, जैसे सुनामी आती है। कितनी हैरत की बात है कि ये शेर किसी शायर का 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जबकि समुंदर के अंदर से उसकी गहराई से भी तूफ़ान उठ सकता है। ये सन 2004 में ही दुनिया ने सबसे पहले देखा, जब सुनामी नाम के तूफ़ान ने समुंदर की गहराई से उठकर तबाही मचा दी थी। यहाँ हमारी कहानी में भी विजय गुप्ता फैमिली की ज़िंदगी में तूफ़ान बनकर ही आता है। अब होता क्या है कि विजय गुप्ता की ही एक ज़मीन एक गुंडे से छुड़वा लेता है। उसी ज़मीन पर कर्ज लेकर गुप्ता की ज़मीन के पैसे चुका देता है और उसे इस तरह उसके पांव जम जाते हैं। आर.के. गुप्ता उसकी दृढ़ प्रतिज्ञता, काम की निष्ठा, लगन और बहादुरी से हैरान रह जाता है। वो उसके आत्मविश्वास से हैरान है कि कैसे वो जानता था कि वो उस गुंडे से ज़मीन ले सकता है, जबकि आर.के. गुप्ता के वकील वो काम 5 साल में भी नहीं कर पाए थे। कैसे किसी सुदूर इलाके से आया मजदूर नौजवान इतना काबिल हो सकता है, आर.के. गुप्ता को अंदाज़ा तक नहीं ये उसका बेटा हो सकता है। ऐसे ही होते हैं विधाता के खेल। रोज़ ज़िंदगी को जीते हुए, बिताते हुए, निभाते हुए हम अपने ही कर्मों को भूलते जाते हैं। वही कर्म अगर दूसरे जन्म में चुकाने पड़े तो यकीन नहीं होता कि ये हमारा किया सामने आ रहा है। अगर कर्म इसी जन्म में सामने आए तो यकीन हो जाता है कि जब किया है तो भुगतना भी है। अब धीरे धीरे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, किरदारों का आपस में खिंचाव भी बढ़ता चला जाता है। आर.के. गुप्ता का बेटा शेखर, शशि कपूर एक अच्छा इंसान है। वो काबिल तो है, पर उसे इम्कान तक नहीं कि विजय को जो भी तरक्की कर रहा है वो उन्हीं के मोहरों को पीट कर रहा है। जैसे कि वो उनकी वफादार मुलाजिम गीता यानी राखी गुलजार और गुप्ता में गलतफहमी पैदा करवा देता है। गुप्ता द्वारा ऑफिस से निकाले जाने पर विजय गीता को अपने दफ्तर में नौकरी दे देता है। ऐसे ही वो उनके एक और नौकर भंडारी को भी बाहर का रास्ता दिखा देता है। विजय शेखर और शीतल यानी हेमा मालिनी के रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करता है। ये सब वो सदा चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए करता है। एक ऐसी मुस्कान
जो सदा भेद भरी और जहरीली है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, मगर विजय की तरक्की की रफ्तार वक्त से कहीं तेज़ है। वो बहुत जल्दी आर.के. गुप्ता के बराबर का बिजनेस कॉम्पिटिटर बन जाता है। कारोबार में दोनों कारोबारी कई बार एक दूसरे के रास्ते काटते हैं। आखिर में पेंच एक ऐसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर आकर फंस जाता है जिसे आर.के. गुप्ता हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। वो एक जालसाजी करके कॉन्ट्रैक्ट तो हासिल कर लेते हैं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने से जो कदम विजय उठाता है उसे जानकर गुप्ता और उसके बेटे शेखर के पांवों तले से ज़मीन निकल जाती है। विजय उसी सरकारी कॉलोनी के सामने, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आर.के. गुप्ता ने हासिल किया है, अपनी कॉलोनी बनाने का ऐलान करता है, जिसके मकान गुप्ता की कॉलोनी के मकानों से आधी कीमत पर बिकेंगे, ऐसा वो ऐलान कर देता है। विजय को परवाह नहीं कि वो बर्बाद हो जाएगा, मगर वो ऐसा इंतज़ाम भी कर देता है कि गुप्ता परिवार भी तबाह हुए बिना अब बच नहीं सकता। यानी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। विजय के इस अकस्मात कारनामे से सकते में आया आर.के. गुप्ता परिवार गलत फैसला ले बैठता है, जो बौखलाहट की वजह से हुआ। गुप्ता के सारे फाइनेंसर जब इस घाटे के सौदे से हाथ खींच लेते हैं तो गुप्ता अपने बंगले को गिरवी रख देता है। उधर गुप्ता की बेटी बबली उसके हाथ से निकलकर अपने प्रेमी से शादी करने लगती है। वो शादी भी विजय कुमार ही करवा रहा होता है। अपने बुरे हालात से बुरी तरह बेचैन आर.के. गुप्ता जब अपने बंगले में अकेले बैठे होते हैं तो उसे उसकी बेटी की शादी विजय द्वारा करवाए जाने की बुरी खबर सुनाने और आग पर घी डालने का काम करने गुप्ता के पास पहुंचता है बलवंत यानी प्रेम चोपड़ा, जो कि फिल्म में एक शैडो कैरेक्टर है और आर.के. गुप्ता का पुराना दुश्मन भी है। विजय से तंग परेशान आर.के. गुप्ता बलवंत को 5 लाख की एवज़ में विजय को ख़त्म कर देने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। बलवंत के जाने के बाद विजय गुप्ता के पास पहुंचता है। उसके हाथ में गुप्ता की जायदाद, बंगले के कागज़ और वो हुंडियाँ थी जो उसने बाज़ार से खरीद लिए थे। तब हलकान हुए गुप्ता को विजय अपनी असलियत बताता है। वो ये बताकर गुप्ता के नथनों में धुआं कर देता है कि वो उसका नाजायज़ बेटा ही नहीं, वो भी उसका नाजायज़ बाप है। वो गुप्ता को उसकी औकात बता देता है कि जिस दौलत के लिए तूने मेरी माँ को छोड़ा था, देख वो दौलत भी आज तुझे छोड़ गई। वो आर.के. गुप्ता की सारी जायदाद के कागज़ उसके मुंह पर मारता है और वापस चला जाता है। विजय को मारने का प्लान बलवंत पूरा करता है और सब इंतज़ाम करता है, क्योंकि गुप्ता से काफ़ी पहले गुप्ता के दोनों बच्चों को पता चल चुका था कि विजय उनका भाई है। इसलिए आखिरी जंग में शेखर और विजय बलवंत और उसके आदमियों का मुकाबला करते हैं। आर.के. गुप्ता ही आकर विजय को बचाते हैं और उसके आगे आकर वो गोली अपने सीने पर झेलते हैं जो विजय पर चली थी, और एक तरह आखिर में अपने बाप होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। सारा परिवार फिर मिल जाता है और यहीं फिल्म का समापन होता है। अमिताभ अपने अभिनय में शिखर पर नज़र आते हैं। जैसी कहानी की मांग है उसी हिसाब से अमिताभ का अभिनय भी है। सदा एक भावहीन चेहरा, देखने वाला नहीं समझ सकता कि ये शख्स क्या चीज़ है। संजीव कुमार जो गुप्ता के रोल में हैं वो तो हैं ही दमदार। संजीव कुमार तो ऐसे अभिनेता थे जो किसी फिल्म के किसी सीन में फेल हुए ही नहीं। शशि कपूर और हेमा मालिनी ठीक ठाक हैं, प्यार के पक्षी हैं। प्रेम चोपड़ा अपने रोल में जमा है, वही धूर्तता, वही दुष्टता, हमेशा की तरह पुलिस जिसकी तलाश में होती है। डायलॉग बहुत जगह शानदार हैं और डायलॉग तभी शानदार हो सकते हैं जब दृश्य शानदार हो, और दृश्य तभी शानदार होते हैं जब कहानी ही शानदार हो। जैसे कि एक नीलामी का दृश्य है जिसमें ज़मीन नीलाम हो रही थी। वहाँ गुप्ता जी पर बढ़कर बोली लगाकर विजय वो ज़मीन ले लेता है। आर.के. गुप्ता जानते हैं कि ये सौदा विजय ने घाटे का किया है, पर क्यों? पूरी फिल्म में विजय गुप्ता जी के लिए एक रहस्य भरी पहेली ही बना रहता है। ऐसे ही एक और सीन में विजय गुप्ता जी को कहता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी कहूँगा, मगर हर बात मुनासिब वक्त पर की जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फिल्म में अमिताभ का अंदाज़ भेद भरा है। एक सीन में वो गुप्ता साहब की बेटी को एक रोड एक्सीडेंट में बचाता है और उससे उसके घर पहुंचाता है। इस काम में विजय के हाथ पर एक मामूली सी चोट लगती है। जब घर में गुप्ता उससे हाथ मिलाता है तो अपने खून से सने हाथ को देखकर कहता है कि एक पल के लिए लगा ये मेरा ही खून है। विजय कहता है कि हाथ साफ कर लीजिए, कोई देखेगा तो कहेगा आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि मैंने हाथ साफ कर लिए हैं, तो विजय कहता है मैंने सुना है कि ये दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते।
ऐसे ही भेद भरी शख्सियत थी उसकी, जो हर पल एक बदला लेने के लिए उतारू शख्स की होती है। मोहब्बत का तो उसे ख्याल तक नहीं है। फिल्म की रफ्तार बहुत अच्छी है, शुरू से अंत तक इसे देखने वाले दर्शक बोर नहीं हो सकते। कोई भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें बोरियत भरी हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की फ़िल्म की समीक्षा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आगे किसी और फिल्म का रिव्यू लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।